जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जो इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा था उसका एग्ज़ाम डेट घोषित कर दिया गया है दोस्तों, जिसका एग्ज़ाम डेट आपका जून जुलाई से होने वाला है। तो उसी के मद्देनज़र देखते हुए रुक्मणी प्रकाशन यानी प्लेटफॉर्म की तरफ से एक न्यू बुक निकाला गया है जो वॉल्यूम 2 है। आइए उसका देखिए, इसमें टोटल कुल 20 सेट दिया गया है दोस्तों। तो आज हम सेट 1 से शुरू करेंगे और आपका सेट 1 से सेट 20 तक टोटल सेट आपको पूर्ण व्याख्या के साथ कराएंगे दोस्तों। तो आप लोग इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि बिहार एसएससी से रिलेटेड पल पल का आपको अपडेट मिलता रहे। देखिए दोस्तों, जैसे कि इंटर स्तरीय का पाठ्यक्रम है आपका समान अध्ययन, समान विज्ञान एवं मानसिक क्षमता जांच एवं गणित है। आपका कुल अंक देखिए दोस्तों, यहाँ पे 150 आपका कुल संख्या हो जाएगा प्रश्नों की और कुल अंक 600 अंक का होगा। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। और इसमें आपका पद है निम्न वर्गीय लिपिक क्लर्क का, सहायक अनुदेशक का, पंचायत सचिव का, फाइलेरिया निरीक्षक का, राजस्व कर्मचारी का, टंकक सह लिपिक का। तो जैसा कि आप लोग ने जानते हैं दोस्तों कि ये वैकेंसी 2023 में ही आई हुई थी और अभी तक इसका फॉर्म ही भराते जा रहा है, लेकिन फिर भी बिहार एसएससी की तरफ से एग्ज़ाम कैलेंडर देने के बाद उम्मीद लगाया जा रहा है कि इसका सही समय पर एग्ज़ाम हो जाएगा दोस्तों, जिसमें अभी तक का ये सबसे बड़ी वैकेंसी मानी जा रही है जो 25,000 प्लस आपका सीट बढ़कर हो गया है दोस्तों। इसीलिए आप लोग अभी से जोर शोर से लग जाइएगा तैयारी में ताकि आपका एक सीट पक्का हो जाए। तो उसी के लिए आप टेस्ट सीरीज लगाना ना भूलें और अपना कमेंट करके बताइएगा कि कुल कितना आप लोग ने सही अब तक क्वेश्चन किया है और कितना आप लोग का गलत हुआ है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। उससे पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे और जो भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है। बताइए कि ग्रेनाइट चट्टानें जो है वो किस प्रकार के चट्टान होती है। अवसादी चट्टान होती है, आग्नेय चट्टान होती है कि शिष्ट चट्टानें की यांत्रिक चट्टानें। बताइए दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ग्रेनाइट चट्टानें आग्नेय चट्टानें होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से ही आपका रूपांतरिक या यांत्रिक चट्टानें बनती है। जैसे आपका सेल का रूपांतरण होता है तो स्लेट बनता है, चूना पत्थर और डोलोमाइट का रूपांतरण से संगमरमर बनता है, बलुआ पत्थर से आपका क्वार्टजाइट बनता है, ग्रेनाइट से आपका नीस बनता है, बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट या सिस्ट बनता है। और देखिए दोस्तों, रूपांतरित चट्टानों को पुनः रूपांतरण से सैल बनता है। देखिए जैसे स्लेट का रूपांतरण होगा तो फाइलाइट बनेगा, फाइलाइट का रूपांतरण होगा तो सिस्ट बनेगा और गेब्रो का रूपांतरण होगा तो सर्पेटाइन बनेगा। तो ये सभी फैक्ट आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, हो सके कि इनमें से कोई एक प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए। तो अगला क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सुंदरबन के डेल्टा निम्नलिखित में किन नदियों के द्वारा निर्मित होती है। बताइए कि सुंदरबन का जो डेल्टा है किन नदियों के द्वारा निर्मित होती है। तो दोस्तों, सुंदरबन का डेल्टा विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के मुहाना पर बनता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, सुंदरबन का डेल्टा आपका पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के समीप पाया जाता है। देखिए दोस्तों कि डेल्टा आपका कुल 4 प्रकार का होता है। जैसे में एक चापाकार डेल्टा होता है जो नील नदी और गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा उसका उदाहरण हो जाएगा। एक होता है पांजाकार डेल्टा जो मिसिसिपी और मिसौरी नदी का डेल्टा है। तीसरा हो जाएगा ज्वारनद मुख डेल्टा, भारत में नर्मदा और ताप्ती का हो जाएगा। और चौथा कह रहा है कि द्रुमाकृतिक यानी वृक्षाकार डेल्टा जो एवरी डेल्टा इसका उदाहरण है।
तो ये सभी फैक्ट भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह चर्चा है कि कोई भी भारतीय नागरिक कहीं भी, यानी रेस्तरां हो यानी रेस्टोरेंट हो, सड़क हो या कोई भी सार्वजनिक स्थल पर है, उसका उपयोग कर सकता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 15 के क्लाउज 2 में इसकी चर्चा है। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि मूल अधिकार के बारे में चर्चा है। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों, जिसमें आपका राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के लेकर भी भेद नहीं करेगा, यानी भेदभाव नहीं करेगा दोस्तों। अनुच्छेद 14 का क्लास 2 में कह रहा है कि साधारण विधि या साधारण विधि न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 16 के 1 में कहा गया है कि संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकती है। और अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत का चर्चा है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा कि किन देशों के समूह से आपका भूमध्य रेखा गुजरती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें आपका कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी याद रखिएगा दोस्तों कि कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। और देखिए दोस्तों, एशिया महादेश में पूछे तो आपका मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती से होकर गुजरती है। दक्षिणी अमेरिका महादेश में पूछे तो इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से। अफ्रीका महाद्वीप में पूछे तो सबसे ज़्यादा इसी महाद्वीप से होकर गुजरती है, जिसमें आपका युगांडा, केनिया, सोमालिया, गैबोन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और साओ टोम एंड प्रिंसिपे आ जाएगा दोस्तों। तो ये सभी फैक्ट भी याद रखिएगा। और देखिए दोस्तों, भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा पर 21 मार्च तथा 23 सितंबर को दिन और रात बराबर रहते हैं। तो ये सभी फैक्ट भी याद करते चलिएगा दोस्तों। और कांगो नदी आपका भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा कि कौन सा देश आसियान का आपका सदस्य नहीं है। देखिए दोस्तों, आसियान का एक संगठन है जिसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसमें कुल 10 देश है, जिसमें आपका बांग्लादेश नहीं आएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, बांग्लादेश बल्कि सार्क संगठन में आएगा, जिसमें आपका भारत भी शामिल है। सार्क में कुल 8 देश है। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। और आसियान देश का स्थापना 8 अगस्त 1967 में इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। और आसियान देश में वर्तमान में 11 सदस्य का स्वीकार करने का सहमति व्यक्त की गई है, जिसमें न्यूनतम आपका देश तिमोर लिस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मैकमोहन रेखा भारत के किस देश के बीच की सीमा रेखा है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि मैकमोहन रेखा भारत के किस देश के बीच का सीमा रेखा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चीन के बीच का। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, और आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डूरंड रेखा है। उसी प्रकार से आप दोस्तों मैरनहीन रेखा रूस और फिनलैंड के बीच है। हिडेनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है। 49वीं समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच है। मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है। तो ये सभी भी इम्पोर्टेंट रेखा है, तो इस सब को भी याद करते चलिएगा दोस्तों और नोट करते चलिएगा। और जहां भी आपको डाउट लगे तो कमेंट करके ज़रूर आप बताइएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि आंग सान सुई की जो NLD के नेत्री है किस देश के संबंध रखती है? बताइए कि आंग सान सुई की किस देश से संबंध रखती है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, म्यांमार देश की। देखिए दोस्तों, आंग सान सू की को 1991 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एडमिरल कप का संबंध किस खेल से है? बताइए कि एडमिरल खेल का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नौका दौड़ से है। देखिए दोस्तों, जैसे आपका ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, उसी तरह से एडमिरल कप आपका नौकादड़ से संबंधित है, और लाहौर कप आपका टेनिस से संबंधित है, राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। तो ये सभी फैक्ट भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विश्व कप क्रिकेट 2023 के दौरान यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के लिए भारत की यात्रा पर आए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान डेविड बेकहम किस खेल से संबंधित है? तो ये उस टाइम का करंट था दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फुटबॉल। आप लोग ने देखा होगा फाइनल मैच जिसमें ऑस्ट्रेलिया विजय हुआ था और भारत वर्ल्ड कप में हार गया था, तो उसी टाइम ये डेविड बेकहम भारत आए हुए थे। अगला क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से संघाई सहयोग संगठन का एक सदस्य देश कौन सा है? बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा कि संघाई सहयोग संगठन का एक सदस्य देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ईरान आपका हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों कि हाल ही में संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य देश आपका ईरान बनाया गया है, जिसमें टोटल आपका भारत, चीन, रूस, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान है। ये सभी फैक्ट भी याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 11 नंबर कह रहा है कि वाई आई एम अ हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है कि वाई आई एम अ हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। बताइए कि वाई आई एम एल हिंदू के पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, शशि थरूर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि वाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक आपका शशि थरूर है। उसी प्रकार से कुछ और इम्पोर्टेंट याद रखिएगा दोस्तों, जैसे आपका 10 द्वार से सोपान तक या मधुशाला आपका पूछे तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का है। मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी का है। स्टार्ट इन माई स्काई दिव्या दत्ता का है। 400 डेज या रेवलेशन 2020 पूछे तो चेतन भगत का आपका हो जाएगा दोस्तों। तो ये सभी फैक्ट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 12 नंबर कि पेरू की राजधानी कहाँ है? बताइए कि पेरू की राजधानी कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लीमा हो जाएगा दोस्तों। और क्विटो पूछे तो क्विटो आपका इक्वाडोर की राजधानी है। क्विटो आपका इक्वाडोर की राजधानी है। लापाजा बोलिविया देश की राजधानी है। लापाजा पूछे तो बोलिविया देश की राजधानी है। और बोगोटा आपका कोलंबिया देश की राजधानी है। तो ये सभी फैक्ट भी आपका याद रखिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ आपका 4 क्वेश्चन तैयार होते जा रहा है, तो यही सब आपका एग्जाम में एक्स्ट्रा नंबर दिलाएगा। तो ये सभी फैक्ट याद करते चलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि इजराइल देश की मुद्रा क्या है? बताइए कि इजराइल देश की मुद्रा का क्या नाम है? जैसे आप जानते हैं कि भारत की मुद्रा का नाम रुपया है, उसी तरह से इजराइल देश की मुद्रा का नाम आपका न्यू शेकेल हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कि इजराइल देश का मुद्रा का नाम न्यू शेकेल हो जाएगा। कुछ अलग फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों, जैसे आपका मोरक्को की मुद्रा का नाम पूछे तो दिरहम हो जाएगा। यूएई का मुद्रा का नाम पूछे तो दिरहम ही होगा। ग्रीनलैंड
के मुद्रा का नाम पूछे तो दोस्तों क्रोन होगा। ग्रीनलैंड के मुद्रा का नाम पूछे तो क्रोन होगा। रूस का मुद्रा का नाम पूछे तो रूबल हो जाएगा दोस्तों। और यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम पूछे तो यूरो होगा। तो ये सभी फैक्ट भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, विश्वनाथन आनंद को। और ये किस खेल से संबंधित है। बताइए कि इसका किस खेल से ये संबंधित है। देखिए दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न के पुरस्कार का नाम बदलकर अब आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर लगभग डैश प्रति किलोमीटर होती है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। कि भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर क्या होती है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। देखिए विश्वनाथ आनंद आपका शतरंज खेल से संबंधित है। ये फैक्ट याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 35 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा दोस्तों कि गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि आपका 35 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका देखिए मैथ से संबंधित है। तो मैथ का हम ऑप्शन बता देते हैं, आप लोग सॉल्यूशन बना लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम सॉल्यूशन के साथ बताएं तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पूर्ण सॉल्यूशन के साथ आपका एक अलग से मैथ और रीजनिंग का वीडियो बना देंगे। तो आप कृपया कर अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो 16 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर भी आपका मैथ से संबंधित है। तो 17 का ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर भी। 18 नंबर का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। 19 नंबर का देखिए 19 नंबर का आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, मैथ से ही है। मैथ का इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। 21 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 22 का देखिए 22 का दोस्तों आपका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। 23 में देखिए 23 का सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दोस्तों। 24, 25, 26 सभी मैथ से संबंधित है। तो 24 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। 25 का आपका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। 26 का देखिए दोस्तों 26 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 27 भी आपका मैथ से है। 27 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। 28 का सही ऑप्शन बी होगा। 29 का देखिए दोस्तों 29 का आपका सही ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। 30 का देखिए 30 का सही उत्तर आपका ऑप्शन ए होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। देखिए दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पहचानिए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। बताइए कि कौन सा कथन सही होगा। पहला कह रहा है कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL को 9 नवंबर 1967 को निगमित किया गया था। तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा कह रहा है कि खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स राजस्थान में स्थित है। ये गलत है। तीसरा कह रहा है, बल्कि ये भी सही है दोस्तों, खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स राजस्थान में स्थित है, सही है। तीसरा कह रहा है कि मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। ये गलत है। यानी 1 और 2 आपका सही है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों जैसे कि आपका मालजक खंड कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में है, खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स आपका राजस्थान में। याद रखिएगा दोस्तों कि खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स राजस्थान में है। उसी प्रकार से आपका इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स घाटशिला झारखंड में है।
तलोजा कॉपर प्रोजेक्ट आपका महाराष्ट्र में है, गुजरात कॉपर प्रोजेक्ट झगड़िया गुजरात में है। ये सभी जो प्रोजेक्ट है कॉपर से रिलेटेड, ये सभी आप लोग याद करते चलिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? बताइए कि कौन सा कथन सही होगा दोस्तों। तो पहला है कि इसे 2005 में बनाया गया था, तो इसका ये सही है दोस्तों। इसकी वार्षिक आय के 75% का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं में किया जाना था। बताइए कि दूसरा सही है या गलत है? तो दूसरा भी सही है। तीसरा देखिए, इसे 2018 में भंग कर दिया गया। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? आइए ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। 32 का सही ऑप्शन सी होगा कि 1 और 2 सही है लेकिन 3 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए दोस्तों, जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड माउंटबेटन थे। और भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तो आपका राजगोपालाचारी थे। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। स्वतंत्र प्रभार का प्रथम गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 34 नंबर कह रहा है कि सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? बताइए कि सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे दोस्तों? तो देखिए, सिख धर्म का पहला गुरु आपका गुरु नानक देव हो जाएंगे। और अंतिम गुरु पूछे तो गुरु गोविंद सिंह जी हो जाएंगे, जो जिनका जन्म पटना में हुआ था। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपका गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था और गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किया गया था। ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। और छठे गुरु आपका गुरु हरगोविंद सिंह हो जाएंगे, जिन्होंने आपका सिखों को सैन्य संगठन के रूप दिया और अकाल तख्त की स्थापना किया। तो याद रखिएगा दोस्तों, अकाल तख्त की स्थापना गुरु हरगोविंद सिंह जी ने किए थे। देखिए दोस्तों, गुरु रामदास जी अमृतसर नामक जलाशय खुदवाए थे और अमृतसर नगर का स्थापना किए थे। तो ये सभी फैक्ट भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? बताइए कि सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गुजरात राज्य में। देखिए दोस्तों, लोथल और सुरकोटदा आपका सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। लोथल भी आपका गुजरात राज्य में स्थित है। सुरकोटदा से आपका घोड़े का अस्थि पंजर मिला है। और जूते हुए खेत का साक्ष्य पूछे तो आपका कालीबंगा से मिला है। और कालीबंगा आपका राजस्थान में स्थित है। हाथी का दांत का पैमाना आपका हड़प्पा से मिला हुआ है और हड़प्पा आपका पाकिस्तान देश में है। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य आपका बनवाली से मिला है। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। और हरियाणा में आपका राखी गढ़ी स्थित है, जो भारत में सबसे बड़ा आपका सिंधु सभ्यता स्थल हो जाएगा। तो ये सभी फैक्ट भी साथ साथ याद करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 36 नंबर का रहा है कि भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? बताइए कि भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गयासुद्दीन बलबन ने। याद रखिएगा दोस्तों कि बलबन ने भारत में सिजदा प्रथा और पैबोस प्रथा का शुरुआत किया था। और बलबन ने लौ और रक्त की नीति अपनाई थी दोस्तों। तो ये भी सभी फैक्ट याद रखिएगा। और बलबन का शासनकाल 1266 से 1287 के बीच रहा और ये गुलाम वंश से संबंधित था। और बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवान-ए-अर्ज की स्थापना किया था।
ये सभी फैक्ट भी याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का रहा है कि कंडाली महोत्सव में आयोजित किया जाता है। बताइए कि कंडाली महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो कंडाली महोत्सव आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित महोत्सव आयोजित किया जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जैसे आपका हल्दा त्यौहार का या डुंगरी उत्सव पूछे तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। थोसांग महोत्सव आपका मणिपुर से संबंधित है। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव आपको रायपुर से संबंधित है। चापचरकूट मिजोरम से है। कनुमा महोत्सव आंध्र प्रदेश से है। हेरथ या कंचौथ पूछे तो जम्मू कश्मीर से। देव सूर्य पूछे तो औरंगाबाद यानी अपना बिहार से संबंधित है। आपका वांचुआ महोत्सव असम से संबंधित है। सिग्मो महोत्सव गोवा से संबंधित है। तो ये सभी फैक्ट भी याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है कि 38 नंबर की नृत्य शैली चेरी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई। बताइए कि नृत्य शैली चेरी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, राजस्थान राज्य में। देखिए दोस्तों, कुछ इम्पोर्टेंट लोक नृत्य है, जैसे आपका चेरोकान पूछे तो मिजोरम से संबंधित है। झिझिया या झुमरी डांस पूछे तो बिहार से संबंधित है। जात्रा या बाउल पूछे तो पश्चिम बंगाल से। पडवानी आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित है। कुद डांडी नाच आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है। चाचरी पूछे तो उत्तर प्रदेश से। नूरा लिम्प नागालैंड से। और कालबेलिया आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान से संबंधित है दोस्तों। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा कि चेरी और कालबेलिया आपका राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्रिकेट विश्व कप 2023 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए ये उस टाइम का करंट अफेयर था, लेकिन इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, विराट कोहली ने। और जिन्हें मैन ऑफ द सीरीज के अवार्ड से भी नवाजा गया था दोस्तों, यानी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से भी दिया गया था। और विराट कोहली वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बन गए दोस्तों। तो ये सभी फैक्ट भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती 2023 को कौन सा साहित्य सम्मान प्रदान किया गया था। तो ये उस टाइम का करंट है, जिसका अब कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त है। बताइए कि भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हीरालाल समारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 42 नंबर की कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किससे संबंध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। बताइए कि नहीं करता है। यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किससे संबंध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुराष्ट्रीय निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था। यानी बताइए कि राष्ट्रगान सबसे पहले किस वर्ष गाया गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1911 में। देखिए दोस्तों, राष्ट्रगान गाने का समय कुल 52 सेकेंड है और संक्षिप्त अवधि पूछे तो कुल 20 सेकेंड है। और 27 दिसंबर 1911 को आपका भारतीय कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और उनका अध्यक्ष थे पंडित बिशन नारायण धर। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। और राष्ट्रगान का रचयिता रविंद्रनाथ ठाकुर जी है, जो कि तत्वबोधिनी में आपका भारत भाग्य विधाता शीर्षक में प्रकाशित हुआ था। तो ये सभी फैक्ट भी याद रखिएगा दोस्तों। और राष्ट्रगान को 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। और राष्ट्रगान के बैंड धुन को बनाने का श्रेय कैप्टन राम सिंह ठाकुर को जाता है।
तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर की माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? बताइए कि माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा वीर उधम सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान पर सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसका वजह था 13 अप्रैल 1919 में जो अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी के आक्रोश में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, भगत सिंह आपका और राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दिया गया था और ये सभी आपका असेंबली में बम फेंकने के आरोपित पाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि 45 नंबर देखते हैं कि चौरा चोरी कांड किस वर्ष हुआ था? बताइए कि चौरा चोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1922 में हुआ था। देखिए दोस्तों 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरा चोरी नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन क्रांतिकारी ने थाने में आग लगा दिया था, जिसे आहत होकर महात्मा गांधी ने आपका असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, जिस पर दुखी होकर देखिए दोस्तों आपका महात्मा गांधी ने बोले थे कि हिमालय जैसी भूल बताई थी चौरा चोरी घटना को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 46 आपका मैथ से है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 46 बाद इधर आइए दोस्तों, इधर सब मैथ से संबंधित है, तो आप लोग बना लीजिएगा। 47 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। 48 का देखिए सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। 49 का आपका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। 50 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 51 का ए होगा। 52 का आपका डी होगा। 53 का सी होगा। देखिए 54 देखते हैं, 54 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। 55 का आपका ऑप्शन सी होगा। 56 का ऑप्शन सी होगा। 57 का ए होगा। जैसे स्याही से लिखना है तो दवा से क्या होगा? तो दवा से आपका उपचार होता है। अगला देखिए इधर 58 देखिए कि दलहन आपका उड़द है, यानी उड़द दलहन में आता है, तो अनाज में क्या आएगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अनाज में आपका चावल आ जाएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। 59 देखिए रीजनिंग है, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। 60 देखिए जिस प्रकार सिलाई धागे से संबंधित है, यानी सिलाई धागा से होता है, उसी पर लेखन किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्याही से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कि लखनऊ में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व आपका बेगम हजरत महल ने किया था। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। कुंवर सिंह आपका बिहार आरा से किए थे। तात्या टोपे आपका बताइए कि कहाँ से किए थे? कमेंट करके बताइए दोस्तों कि तात्या टोपे ने आपका कहाँ से किए थे। देखिए दोस्तों जैसे आपका दिल्ली से पूछे तो बहादुर शाह जफर और बख्त खान इसका सैन्य नेतृत्व किए थे। कानपुर से पूछे तो नाना साहब, जिनका धुंधु पंथ भी कहा जाता है, और तात्या टोपे भी यहीं से संबंधित थे। झांसी से आपका सब कोई जानता है रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से लियाकत अली, बरेली से खान बहादुर खान, और फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला, और फतेहपुर से अजीम उल्ला। तो ये सभी फैक्ट भी याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 62 नंबर की काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? बताइए कि काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। और काली मिट्टी को दोस्तों रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, और यह मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु में पाया जाता है, और इसमें सबसे ज़्यादा कपास की उपज होती है। तो ये सभी फैक्ट भी याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि अरल सागर अवस्थित है। बताइए कि अरल सागर कहाँ अवस्थित है? तो
तो इसका सही उत्तर होगा कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, कि अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में स्थित है। देखिए दोस्तों, भूमध्य सागर का आपका कुंजी कहे तो जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है, और उसी प्रकार आपका जावा सागर और हिंद महासागर को सुंडा जल संधि जोड़ता है। तस्मान सागर और दक्षिण सागर को बॉस जल संधि जोड़ता है। ये सभी फैक्ट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64 नंबर की भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? बताइए कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई? तो इसका सही उत्तर होगा 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। और उस समय आपका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। और दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 में आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो ये फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक को आपका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, ये हम बता दिए। और उपाध्यक्ष आपका HC मुखर्जी भी याद रखिएगा। और संवैधानिक सलाहकार आपका BN राव को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं कि 65 कह रहा है कि डैश किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है कि किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय कौन ले सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लोकसभा के अध्यक्ष। और वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष आपका ओम बिरला जी है। तो ये भी याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, लोकसभा को आपका निम्न सदन या लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। और अनुच्छेद 83 के क्लाउज 2 में लोकसभा के कार्यकाल का प्रथम बैठक की चर्चा है। देखिए दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। और अनुच्छेद 109 में आपका धन विधेयक केवल लोकसभा में ही सर्वप्रथम प्रस्तावित किए जाते हैं। तो ये फैक्ट याद रखिएगा कि धन विधेयक चर्चा 109 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 166 नंबर कि भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया था? बताइए कि भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट किस संविधान से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, ब्रिटेन से हो जाएगा दोस्तों। बताइए कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया था? आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति का प्रावधान भी आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आपातकाल का दौरान आपका राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी जो शक्ति है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से आपका गणतंत्रता और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो ये सभी फैक्ट भी याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 67 नंबर कि बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? बताइए कि बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मौलाना मजरुल हक। देखिए दोस्तों, मौलाना मजरुल हक को फकीर कहा जाता है। और बिहार होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किया गया। और इसकी स्थापना पटना में किया गया था दोस्तों। और भारत में पूछे तो आपको 28 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और मौलाना मजरुल हक ने द मदरलैंड नामक समाचार पत्र निकाले थे। तो ये भी सब फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते 68 नंबर कि 1857 के क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए कि 1857 के क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व पूछा है, किसने किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पीर अली ने। और आपका कुंवर सिंह आपका आरा से नेतृत्व किए थे। और देखिए दोस्तों, 1857 में शहीद होने वाला प्रथम व्यक्ति आपका मंगल पांडे थे। और बिहार में विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 को रोहिणी गांव यानी देवघर से हुआ था। तो ये फैक्ट याद रखिएगा कि 12 जून 1857 को रोहिणी गांव देवघर से हुआ था।
अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि पंचशील समझौते किन दो देशों के बीच हुआ था। बताइए कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत और चीन के बीच। देखिए दोस्तों, 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 70 नंबर कह रहा है कि अफीम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। कि अफीम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन और चीन के बीच। देखिए दोस्तों, अफीम युद्ध आपका पहला अफीम युद्ध 1839 से 1842 ईस्वी तक लड़ा गया था और दूसरा अफीम 1856 से 1860 के बीच में लड़ा गया था। दूसरा अफीम युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा चीन के खिलाफ लड़ा गया था। दोस्तों ये सभी फैक्ट याद रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि मानात किस देश की नई मुद्रा है। बताइए कि मानात किस देश की नई मुद्रा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजरबैजान की नई मुद्रा है। आपका देखिए दोस्तों, अजरबैजान आपका पहले सोवियत संघ का हिस्सा था जो एक स्थल बंद देश है और यह 1991 में आपका सोवियत संघ से टूटकर एक अलग देश बना है। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अंडोरा का आपका मुद्रा पूछे तो यूरो हो जाएगा। अंडोरा का मुद्रा पूछे तो आपका यूरो और राजधानी ला वेला हो जाएगा दोस्तों। आर्मेनिया का राजधानी आपका पूछे तो येरेवान हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि नू संतारा किस देश की नई राजधानी। बताइए कि नू संतारा किस देश की नई राजधानी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इंडोनेशिया की। देखिए दोस्तों, पहले इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता थी लेकिन अभी इंडोनेशिया की नई राजधानी नू संतारा हो जाएगा। मॉरिशस का आपका पूछे तो मॉरिशस का पोर्ट लुइस हो जाएगा दोस्तों। मलेशिया का पूछे तो कुआलालंपुर हो जाएगा। और थाईलैंड का पूछे तो थाईलैंड को आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही राजधानी क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 73 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सादृश्य कथन भारत के पड़ोसी देशों के संदर्भ में सही है। बताइए कौन सा कथन सही होगा। पहला कह रहा है कि भारत में 2022 में क्षयमान अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए लगभग $4 बिलियन के अनुदान से मालदीव को सहारा दिया गया। गलत है। दूसरा कह रहा है श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश की तुलना में डॉलर के संदर्भ में भारत का सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक है। ये भी गलत है। यानी न तो एक सही है न तो दो, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों। बल्कि इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा दोस्तों। सॉरी, ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष आयोजित किया गया। बताइए कि किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2009-10 को पहला ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 243 के ग के अधीन राज्य विधानमंडल को विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के संबंध में शक्ति प्रदान की चर्चा है और उसी में 243 के क में आपका ग्राम सभा की शक्तियों के संबंध में चर्चा दिया गया है। याद रखिएगा दोस्तों कि 2009 और 10 को ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है कि संविधान की निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 सीट आरक्षित किया गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कि संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 सीट आरक्षित किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 73वां संविधान संशोधन। देखिए दोस्तों, संविधान का भाग 9 में आपका अनुच्छेद 343 के ग में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए गए, इसकी चर्चा दिया हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से आपका रीजनिंग है, रीजनिंग बना लीजिएगा। 76 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, 77 का ऑप्शन ए होगा, 78 का ऑप्शन ए होगा, 79 का ऑप्शन डी होगा, 80 आइए देखते हैं, 80 का आपका ऑप्शन सी होगा दोस्तों, 81 का ए होगा, 82 का सी होगा, 83 का देखते हैं दोस्तों, 83 का भी सी होगा, 84 का भी सी होगा, 85 आइए देखते हैं 85 का क्या होगा। देखिए दोस्तों 85 का आपका ए हो जाएगा, 86 का सी होगा, 88 का डी होगा, 89 का आपका डी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 90 का आपका ऑप्शन सी होगा। 91 से देखते हैं दोस्तों, 91 से कह रहा है कि सामाजिक जागरूकता फैलाने तथा समाज में महिलाओं को उत्पीड़न को रोकने के लिए डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक कब बिहार में लाया गया। बताइए कि डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक बिहार में कब लाया गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1999 में। याद रखिएगा दोस्तों, जैसे दहेज उन्मूलन अधिनियम 1961 में लाया गया, घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में लाया गया, उसी प्रकार से डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक आपका 1999 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 92 नंबर, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। बताइए कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हेराल्ड डोमर मॉडल। देखिए दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चला और इसमें मुख्य प्राथमिकता कृषि और सिंचाई को दिया गया था। दूसरा देखिए, दूसरा आपका पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था और तीसरा पूछे तो आपका गॉडगिल पर आधारित था। तो इसका शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा दोस्तों, एच पी और जी, पहला हेराल्ड डोमर मॉडल, दूसरा कहे तो पीसी महालनोबिस मॉडल और तीसरा गॉडगिल मॉडल पर आधारित था। और योजना आयोग को अब नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है, उसी का स्थान पर आ गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 93 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं। बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कि भारत में सामुदायिक विकास का मुख्य निर्माता किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एस.के. डे। याद रखिएगा दोस्तों, एस.के. डे को सामुदायिक विकास के निर्माता कहा जाता है, यानी सुरेंद्र कुमार डे। भारत के प्रथम सहकारिता और पंचायती राज मंत्री भी थे, ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत इन्होंने 2 अक्टूबर 1952 को किया था। बी.आर. मेहता आपका पंचायती राज से संबंधित है, जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति थे और जवाहरलाल नेहरू तो आप जानते ही हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजमूदार समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। बताइए कि तापस मजमूदार समिति का संबंध किससे था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा कि तापस मजमूदार समिति का संबंध 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करना था। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे मौलिक कर्तव्य में जोड़कर अनिवार्य कर दिया गया और 2010 से इसे अधिनियम बनाकर शिक्षा के अधिकार को अधिक प्रभावशाली भी बना दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 95 नंबर की विशेष परिस्थिति में ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्यों के अनुरोध पर कितने दिनों के अंदर बैठक बुलाना आवश्यक है। बताइए कि ग्राम पंचायतों के अंदर बैठक कितने दिनों पर बुलाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 15 दिन। याद रखिएगा दोस्तों, समान बैठक
सूचना देने का अवधि 7 दिन होता है। विशेष बैठक बुलाने की अवधि 3 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 96 नंबर की शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में कौन सी हड्डी नहीं होती है? बताइए कि कौन सी हड्डी जन्म के समय नहीं होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जानुका हड्डी आपका नहीं होती है। जानुका हड्डी यानी पटेला आपका नहीं होती है दोस्तों। नवजात शिशु में कुल हड्डियों की संख्या पूछे तो 300 होती है और वयस्क में पूछे हड्डियों की संख्या तो 206 हो जाती है। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा हड्डी आपका पूछे तो फीमर यानी जांघ की हड्डी होती है और सबसे छोटी हड्डी पूछे तो स्टेपिज कान में हड्डी हो जाएगी दोस्तों। और हड्डियों में आपका प्रोटीन पूछे तो ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है और हड्डियों का निर्माण संयोजी ऊतक के द्वारा होता है। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा एक फूल का भाग है? बताइए कौन सा एक फूल का भाग है। तो इसका सही उत्तर होगा स्त्री केसर। देखिए दोस्तों, स्त्री केसर एक जनन अंग है। जैसे पुष्प में आपका बाह्य दल पुंज पुमंग जायंग पाए जाते हैं और पुंकेसर आपका और स्त्री केसर दोनों ही आपका फूल का भाग हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं कि नीचे वनीकरण के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। बताइए कि कौन सा कथन सही है। सही कथन आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। वनीकरण से बाढ़ को रोका जा सकता है, बिल्कुल रोका जा सकता है। वनीकरण हमारे परितंत्र को संतुलित करता है, ये भी सही है। यानी वनों को लगाना आपको जरूर परितंत्र को संतुलन करेगा और बाढ़ भी रोकेगा। दोनों ऑप्शन सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लाया गया था, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 99 नंबर कि सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बृहद ज्वार भाटा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि आवर्त सारणी एक के तत्व। बताइए कि आवर्त सारणी एक का कैसा तत्व है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्षारीय धातुएं होती है दोस्तों। याद रखिएगा, आवर्त सारणी एक में क्षारीय आपका धातु होता है और आवर्त सारणी का खोज आपका मेंडलीफ ने किया था। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। प्रथम आवर्त में आपका कुल 2 तत्व है, दूसरा आवर्त में पूछे तो 8 तत्व है, तीसरा में 8 है, चौथा में 18 है, पांचवा में 18 है और छठा में 32 है और सातवां में अधूरा है अभी। तो कुल आवर्त सारणी में आपका टोटल 7 आवर्त दिया गया है दोस्तों। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। और टोटल 18 वर्ग है, यानी 7 आवर्त और 18 वर्ग है। और आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माता मोसले को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 101 नंबर कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। बताना कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, मेलाटोनिन आपका निद्रा का नियंत्रण करता है, सही है। इन्सुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, सही है। ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दूध का निःसरण करता है, ये भी सही है। गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन करता है, ये बिल्कुल गलत है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा दोस्तों। गैस्ट्रिन आपका रक्तचाप नहीं बल्कि एचसीएल अग्न्याशय रस और पित्त रस को प्रोत्साहित करता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है कि किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि विद्युत धारा के प्रवाह को दिशा दर्शाने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गैल्वेनोमीटर का।
देखिए दोस्तों, विद्युत धारा का दिशा अगर दर्शाना है तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, और विद्युत धारा को मापना हो तो एमीटर का प्रयोग किया जाता है, और वोल्ट मापना यानी विभवांतर मापना है तो आपका वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। ये सभी फैक्ट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 103 नंबर की फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य ताप का मान होगा। फ़ारेनहाइट स्केल पर बताना है कि परम शून्य तापमान का क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। याद रखिएगा दोस्तों कि जल का तिर्यक बिंदु 273 केल्विन या 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है, और -40 डिग्री सेल्सियस पर आपका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान समान होता है। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। और केल्विन में पूछे आपका तो 0 केल्विन आपका हो जाएगा दोस्तों परम शून्य ताप, याद रखिएगा। और सेल्सियस में पूछे तो -273 डिग्री सेल्सियस। देखिए दोस्तों, जैसे फ़ारेनहाइट स्केल पर -459 हो गया, उसी तरह से केल्विन में आप 0 केल्विन हो जाएगा, और आपका सेल्सियस में पूछे तो 273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 104 नंबर, जब हम आलू यानी कंद का छिलका उतारते हैं तो हम छिलके के रूप में किसे उतारते हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यानी आलू के छिलका उतारने पर क्या उतर जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पेरिडर्म यानी परिपक्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है कि यह विदित है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राणियों पर दुष्प्रभाव होता है, क्योंकि बताइए कि यानी कार्बन मोनोऑक्साइड CO का प्रभाव प्राणियों पर दुष्प्रभाव होता है, क्यों होता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों क्योंकि इसमें ऑक्सीजन परिवहन कम हो जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिए दोस्तों, रीजनिंग है, आप लोग बना लीजिएगा, हम PDF सेंड कर देंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आइए देखते हो अगर GK GS होगा तो और हम करा देते हैं। बाकी सब आपका रीजनिंग है दोस्तों, तो आप लोग बना लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो कैसा लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।